कहानी कुर्सी की। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी जुड़े हुए हैं। बात आज सबसे पहले कहानी में पश्चिम बंगाल की होगी। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के साथ साथ सिस्टम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक जिस डर का कल्चर, कट मनी का सिंडिकेट पश्चिम बंगाल में काम कर रहा था, धीरे धीरे सबके पेच कसे जा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल को यूपी की तर्ज पर लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। बंगाल में भय के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू हो गया है और शुरुआत फलता से हुई है। फलता जहां 21 मई को वोटिंग होनी है, रीपोलिंग की प्रक्रिया होनी है। अभिषेक बैनर्जी का हेंचमैन जहांगीर खान जहां से टीएमसी का उम्मीदवार है। जिस जहांगीर खान पर वोटर्स को डराने का, धमकाने का आरोप है, उसी जहांगीर खान का एक गुर्गा गिरफ्तार कर लिया गया है। नाम है सैदुल खान। वो फाल्ता पंचायत का उपाध्यक्ष है। सैदुल खान जहांगीर खान का दूर का रिश्तेदार भी है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जो हमने कहा कि फाल्ता एक ऐसी सीट जहां की तस्वीरें हमने देखी थी, किस तरीके से वोटिंग में रिगिंग की कोशिश हो रही है, किस तरीके से वहां के हिंदुओं को डराया और धमकाया जा रहा था। और जहांगीर खान ही वो शख्स है, याद करिए, जो आईपीएस अजय पाल शर्मा को धमकी दे रहा था। आप याद करिए क्या कह रहा था कि कहानी अजय पाल शर्मा ने शुरू की है, इसे खत्म हम करेंगे। उसी का एक गुर्गा है सैदुल खान, जो गिरफ्तार किया गया है। और जानकारी आपको यह भी दे दूं कि शुभेंदु अधिकारी आज डायमंड हार्बर में पहले मीटिंग करेंगे और उसके बाद वो भी फाल्ता जाने वाले हैं और वहां पर अपने चुनाव प्रचार की वो आज से शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि 21 तारीख को वोटिंग होने जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या भाईपो का बुरा वक्त शुरू हो गया है। सवाल यही हर्षवर्धन जी कि सरकार बदलने के साथ साथ अब पूरा सिस्टम बदला जा रहा है, सारे पर्दे जो है बदले जा रहे हैं। देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये कि जो जनादेश होता है ना, उस जनादेश की जो बुनियाद होती है, नींव होती है, अगर उस पर जनादेश प्राप्त करने वाली पार्टी खरी नहीं उतरेगी तो जनता उसको खारिज कर देगी। पूरा सिस्टम बदलने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी को वहां जनता ने आदेश दिया है। तो ये तो सबसे पहली बात है। तो ये काम तो उनको करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं ना मैंडेट है, दे आर बाउंड टू। अब जो सबसे बड़ी चुनौती है, और मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक पदाधिकारी को पार्टी ने निष्कासित कर दिया। उसने कुछ गुंडागर्दी की थी, टीएमसी के लोगों को मारा पीटा था, उसको निष्कासित किया गया और उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया है। जाहिर है सामान्य मामला है तो छूट भी गया होगा, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। समीक भट्टाचार्य जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा फिलहाल अगले कुछ समय तक कोई भी नेता दूसरी पार्टी का हम अपनी पार्टी में शामिल नहीं कराएंगे। तृणमूल कांग्रेस के नेता को तो विशेष करके नहीं शामिल कराएंगे। बड़ा अच्छा है, कुछ दिनों के लिए होल्ड रखना ही चाहिए था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो सिंडिकेटीकरण, यानी जो सिंडिकेट, कट मनी, तोलाबाजी, गुंडागर्दी, सब कुछ जो चलता था वो ना हो पाए, इस सिस्टम को हमें बदलना है। मुझे लगता है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का जनादेश है, उस पर वो काम करेंगे। दूसरा जो सवाल आपने पूछा, क्या अभिषेक बनर्जी के बुरे दिन शुरू हो गए? नेता के तौर पर अगर अभिषेक व्यवहार कर पाए तो मैं कहूंगा नहीं, राजनीति होती है, चुनाव हारते जीतते हैं, इसमें कौन सा फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री का गुंडा भतीजा जो करते रहे अभिषेक बनर्जी, अगर उस अंदाज में रहेंगे, कौन जल्लाद, किसका बाप, किसकी हैसियत, 4 मई, ये सब अगर उनके दिमाग पर ये फितूर चढ़ा रहा तो वो अब उतर जाएगा। तो ये दोनों चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। राजनीति के तौर पर करेंगे, वो सांसद हैं, उनको राजनीति करने का पूरा अधिकार है। तृणमूल कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, शानदार उनके विधायकों की संख्या है, सांसदों की संख्या है। बंगाल की लड़ाई वो लड़े, उसमें ठीक है। लेकिन अगर वो गुंडागर्दी वाली, वो जो तृणमूल का एजेंडा जैसे चलता था, तो फिर उसमें संकट आने वाला है। एक संकट तो आई गया है। खबर आप जानते हैं, अभिषेक बैनर्जी के लिए मुश्किलें शुरू हो गई हैं। उनके ऊपर केस दर्ज हो गया है सिंडिकेट का दी एंड करने के लिए। अब आप समझते हैं, देखिए, जैसा नेता होता है वैसे उसका कार्यकर्ता होता है, वैसी उसकी टीम होती है। जहांगीर खान जैसा है, उसका आका अभिषेक बैनर्जी भी वैसे ही है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बैनर्जी, और डायमंड हार्बर से वो सांसद हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। अभिषेक बैनर्जी पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है और अभिषेक बैनर्जी पर आरोप यह भी है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ ये एफआईआर सोशल एक्टिविस्ट राजीव सरकार की शिकायत के बाद दर्ज हुई है।
राजस्थान सरकार ने पुलिस को सोशल मीडिया के कई लिंक शेयर किए हैं जिसमें अभिषेक बैनर्जी का बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी देते हुए भाषण है। माना यह जा रहा है कि एफआईआर के बाद टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी के मुश्किलें बढ़ना तय है। आप सुने अभिषेक बैनर्जी ने ऐसा क्या कहा था जिसकी वजह से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। কত বড় গুন্ডা আপনি আর কত আপনার ক্ষমতা, 4 তারিখ দেখা হবে। খেলা তোমরা শুরু করেছো, শেষ তৃণমূল করবে। আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। अभिषेक बैनर्जी अभी तक ममता बनर्जी की छत्र छाया में राजनीति करते रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी की बुआ ममता बनर्जी वो लगातार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रही हैं, तो कभी उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार, एफआईआर, ये सब कोई सोच भी नहीं सकता था विजय जी। लेकिन अब ये सब कुछ नया नया है, अब ये पूरी राजनीति नई नई है, मुश्किलें हैं। वो एक गज़ल में सुन रहा था जिसमें बताया, जिसकी 2 लाइन थी, एक शेर था कि तेरा लहजा बता रहा है कि शोहरत नई नई है। तो ये नई नई शोहरत है अभी भारतीय जनता पार्टी के पास भी पश्चिम बंगाल में। नई नई है, ये दुश्मनी नई नई है, नहीं ये दोस्ती नई नहीं है। मैं हर्ष जी की इस बात से सहमत हूँ कि सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल ने एक मैंडेट दिया बदलाव का जी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने भी किया कि बदलाव, लेकिन बदला नहीं। बदलाव और बदला में एक शब्द का फर्क है। सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि बदलाव जो है वो बदला ना लगे, कार्रवाई हो। जो लोग गुंडा तत्व हैं, जो एलिमेंट हैं, जो टोलेबाजी कर रहे हैं, जो कमीशन ले रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन कहीं से ऐसा ना लगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है कि कहीं से ये ना लगे कि आप एक पॉलिटिकल वेंडेटा की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उसको काम कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी जो बयान दिया है उस पर आपत्ति हो सकती है बहुत सारे लोगों को, मुझे भी आपत्ति है, हम लोगों ने पहले भी आपत्ति जाहिर की थी। लेकिन अब एक पॉलिटिकल लीडर का इलेक्शंस में जो बयान है उस पर चुनाव आयोग ने तो कुछ किया नहीं। आज कोई सोशल एक्टिविस्ट कौन होते हैं वो तो आपको सबको पता है, किस तरह से किया जा रहा है। क्या सरकार ने किया? अच्छा है कि सरकार ने कोई इस पर कार्रवाई नहीं की, भाई पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई एफआईआर लॉन्च की हो, ये अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी मैंडेट है उनको बंगाल में बदलाव का, बंगाल पर काम कर रहे हैं शुभेंदु जी, बहुत सारा काम उसको करना है, जिसके लिए बार बार हम लोग कह रहे हैं कि ये कमीशन, भ्रष्टाचार, इस सब को रोकने का काम करें, गुंडागर्दी को रोकने का काम करें, वायलेंस ना हो इस पर भी ध्यान रखें, और बंगाल को बदलने का काम करें, क्योंकि उनको ये मौका ऐसा मिला है कि वो अगले 20 साल 25 साल इस बंगाल की सूरत बदल सकते हैं। ये हो जाएगा, मान लीजिए एफआईआर हो गई है, गिरफ्तार भी कर लेंगे, गिरफ्तार हो जाएगा तो क्या होगा, एक दिन उनको मौका मिलेगा हीरो बनने का, क्या हो जाएगा? देखिए वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है और एक दिन हो गए तो उनके लिए भी हेडलाइन मिल जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंडेट ये है कि पश्चिम बंगाल में बदलाव करे भारतीय जनता पार्टी, और उसके लिए मजबूती से, अच्छे मन से, बड़े तरीके से काम करे। कुछ बदलाव वाली खबरें भी हैं मेरे पास, वो आपके सामने रखूंगी। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेप मर्डर केस में एक बड़ी खबर है। रेप मर्डर के मुख्य आरोपी संजय रॉय ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल पर बड़ा आरोप लगाया। संजय रॉय का दावा यह है कि आईपीएस अधिकारी विनीत गोयल ने उसे इस केस में फंसाया है। तो ये जो आईपीएस अधिकारी पर आरोप लगाया गया है ये बहुत गंभीर है, और आरजीकर मामले में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक्शन भी लिया है। शुभेंदु अधिकारी ने 3 सीनियर आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड किया है। जिन 3 अफसरों को सस्पेंड किया गया है उसमें कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, कोलकाता के पूर्व डिप्टी कमिश्नर अभिषेक गुप्ता और इंदिरा मुखर्जी शामिल हैं। इन पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस की जांच में लापरवाही का आरोप है। शुभेंदु अधिकारी ने इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का आदेश दिया है। इट्स ए वन मैसेज, ये हमारी काम था, सरकार की काम था, करेक्शनल होम की काम था, पुलिस का काम था। ये नेक्सस था प्रेसिडेंशियल जेल का, जो हम लोग जो कस्टोडियन है उसका साथ नेक्सस था।
एक्सचेंज ऑफ मनी हो सकता है, पॉलिटिकली प्रेशर दिदेन गवर्नमेंट का हो सकता है, कोई पावरफुल आदमी हो सकता है इनके अंदर, लेकिन इसको हम लोग नया सरकार का नया एक क्रैकडाउन मेथड इसलिए खुलासा किया, बंद कर दीजिए सब, ये सब काम बंद कीजिए, नहीं तो जो लोग बाहर से इस नंबर में फोन किया जेल के अंदर, उनको भी जेल के अंदर जाना पड़ेगा। मिस्टर বিনীত গোয়েল উনি এখন এডিজি রয়েছেন আইবিতে, আর আরো দুজন আইপিএস শ্রীমতী ইন্দিরা মুখার্জি এবং শ্রী অভিষেক গুপ্তা, এই তিনজনকে আমরা আজকে সাসপেন্ড করলাম। प्रोफेसर साहब, सवाल ये है कि क्या सैदुल खान जैसे लोगों पर नकेल कसे बिना बदलाव आ पाएगा? क्या जिस 3 आईपीएस अधिकारियों का जिक्र अभी शुभेंदु अधिकारी कर रहे थे, इन्हें हटाए बिना वो बदलाव आ सकता था, या वो जो 240 कर्मचारी अपने बर्खास्तगी के बाद भी एक्सटेंशन पर चल रहे थे, अपनी समय सीमा खत्म होने के बाद भी एक्सटेंशन पर चल रहे थे, उनकी बर्खास्तगी के बिना ये बदलाव आ पाएगा? देखिए, मैंडेट तो यही था बदलाव के लिए, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, लेकिन आप बताइए कि जिन लोगों ने पिछले 15 साल से दुष्कर्म किया है और उस दुष्कर्म को संरक्षित करने वाले लोग, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट वहाँ आ रहा है, जिसमें अभिषेक बनर्जी का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है, चाहे वो आरजेकर का मामला हो, जो विनीत गोयल के बारे में जिसका आप चर्चा कर रहे हैं, वो बड़े माने जाते थे कि अभिषेक बनर्जी के बड़े क्लोज आँख नाक कान वही हैं कलकत्ता के अंदर। और हुआ क्या था, जिस लड़की का रेप किया गया था उसकी फैमिली पर दबाव डालने की कोशिश की गई। इसके बाद क्या किया था, जो प्रोसेस था उसको डिले करने की कोशिश की गई थी। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के खिलाफ पनिशेबल प्रोसेस क्यों नहीं शुरू किया जाए, उनको पनिश करने की कवायद क्यों नहीं की जानी चाहिए? अब इसे आप बदला के रूप में ले लें या आप जिस रूप में ले लें, जो फाल्ता के अंदर है, उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर ने क्या कहा कि भाई सबवर्सन ऑफ डेमोक्रेसी है वहाँ पे। और सबवर्सन ऑफ डेमोक्रेसी कैसे है कि इंटिमिडेशन, वायलेंस, मारपीट, गुंडागर्दी, जाकर के वोट नहीं देने जाए, हिंदू लोग वोट नहीं करने जाए वहाँ पर, ये सारा काम। अब ऐसे लोगों के खिलाफ यदि एक्शन लेते हैं तो क्या वो बदला है? मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर ये आपको करना पड़ेगा और आपको ये दिखना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना कि भाई उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल आप क्यों कर रहे हैं, और हमारे विजय जी कहते हैं भाई रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। मैं भी मानता हूँ कि रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है, लेकिन एक कहावत है हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, सठम साठ्यम समाचरित, दुष्ट को दुष्टता से ही आपको निपटना पड़ेगा। ऐसे नियम में, और महाभारत तो हमको सब पूरा बता करके गया है कि भाई जितने लोगों ने पाप के भागी बने थे उनको छल से मारना की आवश्यकता पड़ी तो मारा गया। बाली के भी वध करना पड़ा तो भगवान राम को पीछे ओट में आकर के मारना पड़ा। तो पश्चिम बंगाल के अंदर जिस प्रकार की गुंडागर्दी, हत्या की संस्कृति, लूट की संस्कृति, डराने धमकाने की संस्कृति, उसका संरक्षक कौन था? लोग ममता बनर्जी को सीधे इसके लिए दोषी नहीं मानते हैं, लेकिन यदि आप बंगाल में जाकर के किसी से पूछे तो अभिषेक मुखर्जी के लिए क्या कहता है? कहता है वो गुंडा आदमी है। समझ रहे हैं कि नहीं? साहबुद्दीन को हम कहते हैं, बड़े खुलकर कहते हैं साहबुद्दीन गुंडा था। अंसारी के लिए गुंडा बात करते हैं। अतीक अहमद के लिए हम गुंडा बात करते हैं। अभिषेक बनर्जी कौन सा कैटेगरी है? अभिषेक बनर्जी के बारे में क्या? ये सारे जितने पले बढ़े हैं सारे गुंडे, चाहे वो फाल्ता का जहांगीर खान हो या संदेश काली का हो, वो उनको संरक्षण देने वाला कौन आदमी था? यही आदमी था ना। ऐसे आदमी को कंटेन करना है तो एक नहीं, उस पर 10 दर्जन एफआईआर करके रखिए और वो अदालत के दौड़ते रहे। ये दिखना चाहिए कि वो अदालत में दौड़ रहा है। उसको पता चलना चाहिए कि हत्या करवाने का क्या इंजाम भुगतना पड़ा है। उसे पता होना चाहिए कि उसकी बंगाल उसकी बपौती नहीं है कि जो वो चाहे वो करके निकल जाए वहां से, और सत्ता बदली है तो ये जरूरी है
कि ये उसकी हनक भी दिखनी चाहिए सड़क पर। दिलीप घोष यही कह रहे हैं, दिलीप घोष ये कह रहे हैं जो शुभेंदु सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, उन्होंने कहा कि उपद्रवियों को संदेश दे दिया गया है कि उनके पास मौका है, बंगाल छोड़कर निकल जाएं वरना हिसाब पूरा होगा। बहुत लोगों को हम लोगों ने सुधारा है। यहाँ जिनको बढ़ा चढ़ा कर रखा गया था, चढ़ाया जा रहा था, मिसयूज किया जा रहा था, विशेषकर संख्यालघु समाज को, उनके अंदर कुछ लोगों को, ये जो 15-16 साल के जो बच्चे हैं ना, ये गलत समय पर पैदा हुए हैं, गलत संस्कार पड़ गया है। लेकिन क्या है, हमको सुधारने वाले आदमी हैं, सुधार देंगे। इनको मालूम नहीं है कि पुलिस वही है, शासन वही है, लेकिन नेता बदल गया है। उसका परिणाम सबको दिख रहा है। जो दर्दनाक घटना हुई थी आरजीकर में, अभी तो उसका न्याय नहीं मिला है। कानून में अभी भी प्रावधान है उसका न्याय पाने के लिए, उसी दिशा में कानून काम कर रही है। लेकिन हमारे पार्टी ने प्रतिश्रुति दी थी कि आते ही फाइल खुलेगा और दोबारा इसका इंक्वायरी होगा। उसी प्रोसेस में ये किया गया है। मुख्यमंत्री जो वादा किए थे उसी दिशा में बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। जनता खुश है क्योंकि जनता ने हमें ये आदेश दिया है। जहाँ तक संभव है पहुँचेगा ये कानून का तहत और इंक्वायरी पहुँचेगी, सबको कानून के सामने आना पड़ेगा। हमने ये भी देखा है हाई कोर्ट में हियरिंग के समय जज साहब को घेराव किया जाता था, स्लोगनबाजी होता था, बैठ जाते थे उनका इजलास में, काम करने नहीं देते थे। वो भी दिन था और आज भी दिन। देखिए ममता बनर्जी को कोट पहन के एफआईआर होना पड़ रहा है, कोर्ट में बार बार जाना पड़ रहा है। ये काला कोट और अदालत का कोट, इसी में पूरा जिंदगी बीतेगा। तो जो बात दिलीप घोष कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी भी मौका है, या तो सुधर जाए नहीं तो बंगाल छोड़कर चले जाए वरना बुरा वक्त शुरू हो गया है। इसलिए मैंने सवाल पूछा था। और जो अभी संगीत रागी जी कह रहे थे, सुमीर जी, रामायण में भी कहा गया है कि भय बिना प्रीत नहीं होती, भय बिनु होए ना प्रीत। तो क्या वहां पर बदलाव के लिए विपक्ष के बीच में भारतीय जनता पार्टी एक डर बैठाना चाह रही है? नहीं, मुझे लगता है गुंडों को तो डरना चाहिए ना। जो बदमाशी करेगा, लूटपाट करेगा, उसको तो कानून का डर होना चाहिए। और देखिए जब चुनाव प्रचार हो रहा था तब शुभेंदु अधिकारी ने योगी आदित्यनाथ के किस तरीके से पैर छुए थे, पूरा साष्टांग दंडवत प्रणाम किया था। और जब शपथ ग्रहण हुआ था शुभेंदु अधिकारी का, तो योगी आदित्यनाथ जी ने भगवा पट्टा गले के अंदर पहनाया था। तो मुझे लगता है कि वो भगवा सरकार बनी है तो शुभेंदु अधिकारी ये बताएंगे कि भाई जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के साथ किया है, गुंडों के साथ किया है, बंगाल में भी अपराधियों और गुंडों के साथ वही होने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि जब योगी आदित्यनाथ जी ने आशीर्वाद दिया है शुभेंदु को, तो मुझे लग रहा है उसका असर बंगाल में भी दिखेगा। और शुभेंदु ने बहुत स्पष्ट कहा है कि भाई जो भी गुंडे बदमाश है या तो वो सुधर जाए या बंगाल की बॉर्डर को छोड़कर चले जाए, इनको जहां जाना है तो बांग्लादेश चले जाए, लाइन तो वही है, जहां चले जाए। और उन्होंने तो संदेश दिया, मुझे जरूरी है, बंगाल कम्युनिस्टों के 32 साल के शासन में और ममता बनर्जी के 15 साल के शासन में पूरा जो गुंडागर्दी का राज था, टोल टैक्स था, करप्शन था, लूट तंत्र, अपराध तंत्र ने जिस तरीके से बंगाल को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, बंगाल की जनता ने उससे मुक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी को 206 सीटों का मैंडेट दिया है। तो निश्चित रूप से शुभेंदु अधिकारी को ये बताना पड़ेगा कि उनकी जो इच्छा थी वो हम प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसकी उन्होंने शुरुआत कर दी है। योगी मॉडल की आपने बात कही, खबर उसी से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में भी उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोक लगा दी है। इसका भी असर देखने को मिला। कोलकाता में 1-2 जगहों पर कुछ लोगों ने सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश की, तो उनका कहना था कि वो कई साल से यहीं पर जुम्मे की नमाज पढ़ रहे हैं और सड़क पर पढ़ रहे हैं, लेकिन आज पुलिस उन्हें रोक रही है। कोलकाता के राजा बाजार इलाके में इसे लेकर लोगों की पुलिस के साथ साथ बहस हो गई, लेकिन पुलिस की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं दी जाएगी। फिर लोग नारेबाजी करते हुए वहां से चले गए और मंदिर में जाकर उन्होंने नमाज अदा की। जरा जो माफ कीजिएगा, मस्जिद में जाकर उन्होंने नमाज अदा की। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं इस बहस की। कोलकाता में सड़कों पर क्या हुआ मेरे तो ये तस्वीर आप देख रहे थे। अब देखें, इसका मतलब ये है ना कि मस्जिद में नमाज पढ़ने की जगह थी, तभी थोड़ी बहसबाजी होने के बाद मस्जिद में गए हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो सड़क पर या सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ने पर अब शुभेंदु सरकार ने रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही पश्चिम बंगाल में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर भी रोक है। इसे लेकर बंगाल के आसनसोल में बवाल हुआ।
आसनसोल के रेल पार इलाके में लाउडस्पीकर की आवाज कम करने को लेकर लोगों ने हंगामा शुरू किया। उपद्रवियों ने जहांगीरी मोहल्ला पुलिस चौकी पर पथराव कर दिया। पुलिस वालों पर भी फिर पथराव किया गया। इसमें कई पुलिस वालों के घायल होने की खबर है। उपद्रवियों ने पुलिस चौकी में जमकर तोड़फोड़ की। उपद्रवियों ने पुलिस चौकी के बाहर खड़ी हुई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। आसपास की गलियों में खड़ी हुई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी। उग्र भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई, तब जाकर हालात काबू में आए। इलाके में तनाव को देखते हुए अभी भी पुलिस बल वहां पर तैनात है। जरा तस्वीरें आप वहां की भी देख लें। हर्षवर्धन जी, एक बदलाव तो वो होता है जो प्रशासनिक स्तर पर होता है, जो हमने कहा कि जितने एक्सटेंशन पर चल रहे थे उनकी बर्खास्तगी हुई, जो टेंटेड अधिकारी थे उनको निलंबित किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और फिर जो गुंडा तत्व है उन पर भी अंकुश लगाने का प्रोसेस शुरू हो गया है। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर जो है, ये वैसी तस्वीरें हैं जो उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर पर कहानी जब शुरू हुई उसके बाद सामने आई। अब वही तस्वीरें पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है। देखिए मीनाक्षी, अभी हम लोग इसके पहले जब बात कर रहे थे तो हम सब लगभग एक मत थे। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि बदला नहीं बदलाव, और बदलाव का मतलब ये है कि आपको पॉलिटिकल वेंडेटा में नहीं जाना है, चुनाव के समय कुछ हो गया हो तो उसको छोड़ देना है। लेकिन अपराध करने वाले, इस तरह की मॉबोक्रेसी को डेमोक्रेसी के ऊपर रखने वालों का ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि लाउड स्पीकर जो हाई डेसिबल पे बजता है वैसे इनके अंग प्रत्यंग से आवाज आनी चाहिए। कानून के दायरे में बहुत बढ़िया तरीके से सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि ये उनकी आदत में शुमार है। बरसों बरस इसी तरह की प्रैक्टिस उनके लिए सामान्य था और पुलिस बल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनको इतनी प्रतीक्षा किस बात की कर रही। अगर इतने लोग एक साथ भीड़ के साथ जमा हो रहे हैं तो ये सीधे सीधे कानून व्यवस्था का प्रश्न है, और कानून व्यवस्था का प्रश्न दुरुस्त करना वहां खड़े हुए वहां तैनात पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी, क्योंकि एक बार ये शुरू हो गया तो आपको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। जब आपको पता है कि ऐसी स्थिति बन रही है तो 4, 6, 10 लोगों से ज्यादा की भीड़, वो भी इस तरह से नारेबाजी करते हुए, आक्रामक तरीके से आगे बढ़ते हुए, उसको तो तुरंत रोकना चाहिए। और जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं उनको जरा आप कुछ दिन के लिए जरा जेलें वेलें खाली करा के बढ़िया से पश्चिम बंगाल के हर हिस्से में देख लें, जहां ज्यादा भर जाए तो दूसरी जेल में ट्रांसफर करें, लेकिन बढ़िया से इंतजाम होना चाहिए। वो इंतजाम होता हुआ नहीं दिख रहा है। शुभेंदु जी, जरा इसकी व्यवस्था कीजिए। नहीं, लेकिन ये भी तो कहा जा सकता है विजय जी कि मुस्लिम पक्ष ये कह सकता है कि भाई आप हमारे साथ बदले वाली राजनीति क्यों कर रहे हैं? आज तक लाउड स्पीकर चल रहा था, आज भी चलता तो क्या आपत्ति थी? सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही थी पहले भी, आज भी पढ़ी जाएगी तो क्या आपत्ति है? क्या बीजेपी सरकार केवल हिंदुओं के लिए काम कर रही है? ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस पर बहुत बार बहस हुई है, देश भर में भी बहस हो रही है नमाज को लेकर कि सड़कों पर नहीं की जाए। और जैसे आप बता रहे हैं कि वो उसके बाद मस्जिद में चले गए, तो मस्जिद में जगह थी तो वहाँ पर कर लें। मस्जिद में जगह नहीं है और कोई बड़ी नमाज होती है जैसे ईद की नमाज है या कुछ और है और उसके लिए व्यवस्था की ज़रूरत हो तो वो प्रशासन उसको व्यवस्था देखकर क्या कर सकता है, करना चाहिए। इसका कोई मुद्दा नहीं है। और ऐसे आरोप भी लगाए जा सकते हैं, इसमें भी कोई बात नहीं है, क्योंकि 15 साल से नहीं 50 साल से उनको इस बात का मौका मिला हुआ था। तो वो जब चीज़ें छूटती हैं तो भी एक नाराज़गी बनती है। लेकिन इस तरह की मोबोक्रेसी को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए कि पुलिस थाने के बाहर जो है लोग हंगामा करें, पथराव करें, इस सब पर भी एक नज़र रखनी चाहिए। नज़र नहीं बल्कि एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि प्रायोरिटाइज करे सरकार। क्या लाउड स्पीकर की आवाज़ सरकार की प्रायोरिटी है? वो इसलिए है क्योंकि आप खुश होते हैं, जो उनका वर्कर है वो खुश होता है कि भाई हिंदू वर्कर जो है जिसने वोट दिया उसको लगता है हाँ मस्जिद की अंडरलाइनिंग की बात कर रहे हैं जो सरकार के साथ साथ चलती रहती है। सरकार के साथ चलती रहती है। मैं कह रहा हूँ कि प्रायोरिटाइज करे, कुछ और काम पर करे। जैसे ये है, इसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप पुलिस थाने के बाहर कोई प्रदर्शन करे, उसका जो भी एक्शन लेना चाहिए वो ले। लेकिन अभी
देखिए सेंसिटिविटी होती है, इलेक्शंस खत्म होते हैं ना तो सब ग्रुप सेंसिटिव होते हैं, जो हार रहे हैं वो भी, जो जीत रहे हैं वो भी। जीतने वाले ज़्यादा उत्साह में होते हैं, हारने वाले जो लोग हैं जिनका ग्रुप हार गया है, जिसका सिस्टम हार गया है, वो गुस्से में होते हैं। उनको लगता है कि यदि आज हमने वो आवाज़ नहीं उठाई तो ये हमको दबा देंगे। ये सारी चीज़ें होती है, तो उन दोनों के बीच में एक बैलेंस करके क्या काम किया जा सकता है। और सोसाइटी का टेंशन सरकार के लिए सबसे मुश्किल काम होता है, किसी का फायदा नहीं होता, सरकार का सबसे बड़ा नुकसान होता है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन जो आपने कहा कि प्रायोरिटी क्या है, तो प्रोफेसर साहब ये एक प्रायोरिटी थी कि भाई बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन मिलनी चाहिए, तो उस पर काम हुआ। हाँ। मेट्रो का काम शुरू होना चाहिए था, तो वो हुआ। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, वो भी काम हो रहा है। तो ये काम क्या उतना ही जरूरी था कि ये भी हो रहा है? देखिए, ये जो बाइनरी में देखने की जो कोशिश की जाती है ना कि भाई आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, तो यही प्रायोरिटी तो राम मंदिर मुद्दे पर भी बोला जाता था। अरे भाई हॉस्पिटल देखो ना, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो ना, स्कूल खोलो ना, राम मंदिर बनाना कौन जरूरी है, बन जाएगा भी तो क्या है, उससे क्या फायदा होना। तो ये हम जब आदत बना लेते हैं बाइनरी में देखने का, इसमें और इसके बीच में चुनाव करो। मेरा कहना है कि दोनों होना चाहिए साथ साथ, राम मंदिर भी बनना चाहिए और डेवलपमेंट भी होना चाहिए, भूख भी मिटनी चाहिए और राम भी होने चाहिए। ऐसे गुंडे तत्वों के साथ सख्ती से निपटने की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ थानेदार और जो पुलिस एसपी हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए। ऐसे गुंडे, जब सुप्रीम कोर्ट का ये इंस्ट्रक्शन है कि इतने डेसिबल से ज़्यादा आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते, तो नहीं बजा सकते तो नहीं बजा सकते। तुम्हारी चली आ रही थी, क्योंकि कांग्रेस ने, ऐसे मैं फिर बात कर रहा हूँ, कांग्रेस ने ऐसे ही खतरनाक रेडिकल मुसलमानों को पाला पोसा बड़ा किया, टेररिस्ट पैदा किया, उसको ठीक करने की जरूरत है। और यदि जरूरत है, आतंकवाद पर चले गए, नहीं, मैं ये आतंकवादी ही है, इनको मैं आतंकवादी ही मानता हूं। जो वसीर हाट में हुआ था कि पूरे थाने जला दिए थे, कौन थे वो? जो मालदा में थाने जला दिए थे, हिंदुओं के घर जला दिए थे, वे कौन लोग थे? उनको संरक्षण किसने दिया था? संदेश खाली में जो हुआ था, आपको क्या लगता है वो सामान्य घटना थी? जहांगीर शेख जो करता था उसको टेररिस्ट नहीं बोले तो आप क्या बोलेंगे उसको? ऐसे लोगों के साथ कठोरता से, पूरी कठोरता है। यदि बुलडोजर चलाना पड़े तो बुलडोजर, कानून का राज दिखना चाहिए, प्रक्रिया पालन हो या न हो वो बाद में देखा जाएगा। शपथ ग्रहण के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर पश्चिम बंगाल में कौन कौन से बड़े फैसले हुए? असम में भी मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सरकार का एजेंडा क्लियर कर दिया है। हिमंता 2.0 में सबसे बड़ा फैसला और पहला फैसला यूसीसी को लेकर किया गया। उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम में भी यूसीसी लागू होने वाला है और इसके लिए 25 मई से असम विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। 26 मई को असम विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया जाएगा, यानी असम में एक समान कानून लागू होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो। बहु विवाह पर रोक लगेगी, शादी और तलाक के रजिस्ट्रेशन को भी कराना जरूरी होगा, महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार मिलेगा। और इसे लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा था वो आपके सामने रखते हैं। तो हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान आपके सामने रखूं इससे पहले समीर जी, ये वो बातें हैं जो हिमंता ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कही, ये वो बातें हैं जो शुभेंदु अधिकारी ने कही, ये वो बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से करना चाहती थी, केंद्र में नहीं कर पा रही है तो राज्यों के रास्ते वो लेकर आ रही है। तो असम में यूसीसी निश्चित रूप से लगता है भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत कर दी थी। उत्तराखंड और गोवा में तो यूसीसी लागू हो गया था, उसके बाद तमाम भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकारों, और अमित शाह जी ने कहा भी था कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। और आसाम में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था और उसके बाद जब पत्रकारों को संबोधित हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे थे तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि भाई हमारी सरकार बनने जा रही है और हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पहली कैबिनेट पर लेकर आएंगे। और मुझे लगता है कि उन्होंने उस बात की घोषणा कर दी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। घुसपैठियों को लेकर जिस तरीके से अमित शाह जी ने कहा था कि आसाम में चुनाव प्रचार के दौरान और बंगाल के अंदर प्रचार के दौरान अमित शाह जी ने दोनों जगह जिक्र किया था कि घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर किया जाएगा, क्योंकि आसाम में हमारी सरकार बनने आ रही है और बंगाल में हम सरकार बनाएंगे तो कोई घुसपैठा नहीं बचेगा।
तो मुझे लग रहा है कि उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। जैसे शुभेंदु अधिकारी ने अपनी बैठक में कह दिया कि वंदे मातरम अनिवार्य होगा गाने का, उन्होंने कहा, और पशुवध को उन्होंने बैन कर दिया। जिस तरीके से अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर वो बड़े हैं हेमंत बिश्व शर्मा, और मुझे लग रहा है कि बंगाल में भी 18 तारीख से बजट सत्र शुरू हो रहा है। बंगाल का 18 तारीख से 22 तारीख को बंगाल का पूर्ण बजट आने वाला है, और उसके बाद मुझे लगता है जब बैठक होगी तो कैबिनेट की बैठक में हो सकता है भी दूसरी कैबिनेट बैठक में बंगाल में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोई फैसला शुभेंदु सरकार ले ले। तो हेमंत बिश्व शर्मा ने जो आसाम में कहा था, मुझे लग रहा है उस संकल्प पत्र को लागू करने की शुरुआत कर दी गई है, और यह मैंडेट भी है। जनता ने आपके संकल्पों पर आपको वोट दिया था, तो जो जो अपने प्राथमिकता जनता को बताई थी उसे लागू करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी अब सभी राज्यों के अंदर लेकर आ रही है। केंद्र सरकार चाहती होगी कि केंद्र अभी इस पे आगे ना बढ़े, तमाम राज्य सरकारें अगर ले आएंगी भारतीय जनता पार्टी की, तो केंद्र के लिए भी आसान होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आगे बढ़ना। तो मुझे लग रहा है इसकी शुरुआत हो गई है, और इसके लिए क्या क्या ड्राफ्ट बनते हैं, कमेटी बनाई जाएगी, उसके बाद ये लागू होगा। लेकिन ये तय है कि आसाम उस दिशा में बढ़ गया है, और बंगाल ने भी उस दिशा में बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, आसाम की, इधर दक्षिण के राज्यों की भी बात करते हैं, तो यूं कहें हर्षवर्धन जी की चुनाव वहां पर हो चुके हैं, दक्षिण में पूरे हो चुके हैं, इधर पूरब में भी चुनाव पूरे हो चुके हैं। बारी आ रही है उत्तर प्रदेश की। तो ये जो जिस तरीके का इलेक्शन का रिजल्ट असम में रहा है, जहां पर विपक्ष के 19 में से 18 विधायक जीत कर आ रहे हैं, वो मुसलमान हैं। आप पश्चिम बंगाल की भी बात करें तो विपक्ष के लिए सबसे बड़ी ताकत अगर कोई केंद्र में रहा है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए रहा है, तो वो मुसलमान रहे हैं। और फिर उसका फायदा बीजेपी को कैसे मिला, वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ये भी बता दीजिए कि टीएमसी के 45% एमएलए जो है मुसलमान है, 45% 80 में से। तो जो 26 में कम्युनिस्ट के और बीजेपी, कम्युनिस्ट और कांग्रेस के सारे मुसलमान हैं। दोनों मुसलमान में कांग्रेस के और कम्युनिस्टों के जो 2 जीते वो भी मुसलमान हैं। तो सवाल यह है कि क्या अब समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत है, क्योंकि अगला चुनाव 27 का उत्तर प्रदेश में है। देखिए, इसको यूं अगर आप पूछती हैं कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा अच्छा है, तो मैं बिना संकोच के कह देता हाँ। अब ये तो गजब है कि मुसलमान वोट न दे, विधायक भी न बनाए। भाई, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं करता है, जो उसके सामने पार्टी खड़ी होती है उसको वोट करता है। उसने कांग्रेस को भी दिया, उसने कम्युनिस्ट को भी दिया, उसने तृणमूल कांग्रेस को भी दिया, और उसने उसको जिताकर किया। यह जरूर है कि अगर एक तरफा पोलराइजेशन मुस्लिमों का दिखेगा तो जाहिर है फिर उसके सामने हिंदू पोलराइजेशन होता है। पहले हिंदू बट जाता था, अब वो बटता नहीं। अगर मुस्लिम पोलराइजेशन पर ही पार्टियां जो काम कर रही हैं, उन्हीं की राजनीति से जो सत्ता में आती रही है, और उनको लगता है कि हिंदू टुकड़ों टुकड़ों में बटेगा और हमारा मुसलमान के साथ एक बड़ा हिस्सा कटकर आ जाएगा, उनके लिए वो चिंता की बात है। ये यूसीसी किसके पोलराइजेशन के लिए है? नहीं, यूसीसी किसी के पोलराइजेशन के नहीं है। मैं इस पे बिल्कुल असहमत हूं, पूरी तरह से असहमत हूं। इस देश में ये बड़ी विडंबना है कि यूसीसी की बात करते हैं उसको पोलराइजेशन के लिए। यूसीसी इस देश का वो कानून है जिसको जवाहरलाल नेहरू को लेकर आना चाहिए था। तो जवाहरलाल नेहरू तो भोजशाला को भी नहीं लेकर आए, जवाहरलाल नेहरू तो राम मंदिर पे भी कुछ नहीं कर पाए, जवाहरलाल नेहरू तो ज्ञानवापी भी नहीं कर पाए, जवाहरलाल नेहरू तो कृष्ण जन्मभूमि भी नहीं कर पाए। असली मुश्किल क्या है कि जब आप कहते हैं नागरिक अच्छे बनिए, वी द पीपुल ऑफ इंडिया के तौर पे काम कीजिए, तब आप कहते हैं नहीं नहीं, वो मुसलमान आया हुआ है, उसको अपने हिसाब से करने दो, रेड लाइट पे भी उसको निकल जाने दो, हिंदू ग्रीन लाइट पे निकलेगा, उसको रेड पे भी निकलने दो। क्या तमाशा है? यूसीसी यही तो है ना कि सबके लिए एक बराबर कर। मैं यूसीसी को पोलराइजेशन का टूल नहीं मानता हूं, और अगर इसके बाद मुसलमान पोलराइज हो रहा है तो फिर वो प्रतिक्रिया में हिंदू को पोलराइज होने का एक आधार दे रहा है, वजह दे रहा है। रागी जी, आप मानते हैं यही बात है? बिल्कुल, और ये बात कल भी हम जिक्र में कर रहे थे कि भाई जब आप क्यों ऐसा कहते हैं, आप यही कहते हैं ना कि हमको शरीयत से चलना है। तो जब जिसे क्रिमिनल लॉ हम बोलते हैं, क्रिमिनल लॉ में आपका इस्लाम खतरे में नहीं आता है। क्रिमिनल लॉ में भी शरीयत से आप चलिए, और क्रिमिनल लॉ में वो क्या कहता है, वो तो रिट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलता है। रिट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है, यानी कि आंख के बदले आंख फोड़ देंगे हम आपका, चोरी करेंगे तो हाथ काट लेंगे हम आपका। ऐसे तो पता लगे कि लाखों मुसलमानों के हाथ कटते हुए मिल जाएंगे। जो आप गलत काम कर रहे हैं वो शरिया के अनुसार यदि आप कर रहे हैं, और दुनिया में हर जगह आपको कहीं खतरे में नहीं होता है, भारत में आपको खतरे में आते हैं। अमेरिका में ऐसी बातें करके आप देखिए, क्योंकि हम शरीयत के अनुसार ही चलना चाहते हैं, आप नहीं चल पाते हैं। दुनिया के अन्य मुल्कों में अब जहां जहां उनकी जनसंख्या बढ़ रही है,
अब वो डिमांड करना शुरू कर दिए हैं। जैसे ब्रिटेन के अंदर कोई 27-29 शरिया काउंसिल्स बन गए हैं, पहले ये नहीं था। लेकिन ब्रिटेन के लोगों ने अब लंदन के अंदर मेन जगह पर मस्जिद बनाने की जब बात आई तो ब्रिटेन के लोग सड़कों पर आकर के उतर के कहे कि नहीं हम बनने देंगे, हम विरोध करेंगे इसका। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत सिंपल है, न वो आपकी पूजा पद्धति में दखल देता है, न आपके किसी वो आध्यात्मिक गतिविधि में दखल देता है, कुछ भी नहीं कर। वो तो इतना ही करता है, कह रहा है ना कि शादी, एडॉप्शन, सक्सेशन, यही सब ये ऐसे सिविल जो मैटर है उसमें देश के सभी लोगों पर कानून एक जैसा हो, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं करता है। आप क्यों जिद किए हुए हैं भाई? और पॉलीगैमी तो एक समय था 8%, 9%, 10% के 12% तक था। आज के दिन में पॉलीगैमी भी बहुत कम गया है, लेकिन 4%, 5% के आसपास पॉलीगैमी रह गई है मुसलमानों के बीच में भी। जो पढ़ा लिखा शिक्षित मुसलमान है उसमें आप रेयरली इन चीज़ों को आप देखते हैं। तो कायदे से इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। क्रिश्चियनों को प्रॉब्लम नहीं है, बाकी समाज को प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम है। नहीं, आपने स्वीकार करने के अलावा कोई ऑप्शन भी छोड़ा नहीं है, क्योंकि मैंडेट ही वैसा है, तो यहाँ से भी आपको लागू करा लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। राष्ट्रीय स्तर पर देखा होता क्या है ना कि जमीन धीरे 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 बनाई जाती है, तो बचा हुआ टापू भी जो है ना फिर वो अपने आप उसमें आ जाता है, जिसका कल हम लोग जिक्र कर रहे थे कि भाई अच्छी बात है कि पहले गोवा ने कर दिया, फिर जो है वो धामी जी की सरकार ने कर दिया, गुजरात ने कर दिया, ऐसे कर दिया। जब 22-23 जगह की सरकारें इस प्रयोग को कर चुकी होंगी और वो सक्सेसफुल होंगी, तो बाकी जगहों पर भी करना ये आसान हो जाएगा। तब शायद आप सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय कानून जो है वो पार्लियामेंट बना करके इस पर यूसीसी ले आए। मैं इसे लागू होना संविधान विरोधी है। बिल्कुल नहीं सर, वो लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंडेट सुप्रीम कोर्ट और देश के हाई कोर्ट ने कम से कम 7 बार कहा है देश को एक यूसीसी ला करके दीजिए। असम और पश्चिम बंगाल की हमने बात कर ली, बात उत्तर प्रदेश की भी करनी है। क्या वहां पर भी 80-20 वाला चुनाव हो सकता है? क्या उसी तर्ज पर आगे बढ़ने जा रहा है? वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीर नीदरलैंड से आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। थोड़ी ही देर में वो भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं, सांस्कृतिक कला का प्रदर्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की एक शानदार यात्रा करने के बाद नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं और वहां पर उनका स्वागत हो रहा है, सत्कार हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे, ये भी भारतीय समुदाय के ही दिखाई दे रहे हैं जो वहां पर रह रहे हैं। उन्होंने सांस्कृतिक छटा दिखाई। पधारो हमारे देश। नीदरलैंड्स में राजस्थान का फोक जो है वो सुनाई दे रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से अपने संबोधन में क्या बातें कहते हैं उस पर हमारी नजर रहेगी। जैसे ही प्रधानमंत्री अपना संबोधन देंगे हम आपको दोबारा लिए चलेंगे नीदरलैंड्स, लेकिन बात उत्तर प्रदेश की होगी, बात योगी आदित्यनाथ की होगी। 26वें बंगाल फतेह ने बीजेपी को नई ऊर्जा दी है। हिंदुत्व वाले फॉर्मूले ने बंगाल में पहली बार बीजेपी का परचम लहराया है। जाहिर है अगले साल उत्तर प्रदेश में भी यही फॉर्मूला काम करने वाला है। वैसे यूपी तो 80-20 वाली सियासत का केंद्र बिंदु भी रहा है। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर इसके संकेत भी दिए। हालांकि उन्होंने 80-20 वाली बात तो खुल के नहीं कही, लेकिन उनके बयानों से तो साफ है कि लड़ाई इसी पैटर्न पर होगी। 27 में अखिलेश सत्ता में वापसी के लिए पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं, जातियों की बात कर रहे हैं। योगी जात पात से हटकर धर्म की ध्वजा लहराने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब वो दौर गया जब कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पर सरकारी पैसा लगता था। ये बीजेपी की सरकार है जो मंदिरों का कायाकल्प करती है। आप सुने उन्होंने क्या कहा। आज आप देख रहे होंगे जब से बीजेपी के विधायक बने या बीजेपी के सहयोगी दलों के विधायक बने, इन सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी विधानसभा में कई मंदिरों का सुंदरीकरण का काम भी करवा लिया। पहले होता क्या था, यही पैसा जाता था कहां? कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए।
कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे करोड़ों रुपया चला जाता था। आज वही पैसा हमने कहा पहले मंदिर में लोग जाते हैं, मंदिरों की सुंदरीकरण के कार्य में पैसा लगना चाहिए। तो योगी ने 27 की पिच तैयार कर दी है। उन्होंने कहा है कि विकास की रफ्तार यूं ही बनी रहनी चाहिए, इसके लिए आपका वोट भी सही जगह पड़ना चाहिए। जात पात परिवारवाद के खिलाफ वोट करने की अपील उन्होंने की है। यह आपके वोट की ताकत है। जब सही जगह लगेगा तो विकास होगा, सुरक्षा होगी, नौजवान के लिए रोजगार की सुविधा होगी, अन्नदाता किसान के लिए सुविधा होगी, हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी, हर गरीब के घर में शासन की योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन जब यही वोट हम जाति के नाम पर बंट करके देते हैं, क्षेत्र के नाम पर बंट करके देते हैं, परिवारवाद के नाम पर देते हैं, तो उसी से माफियावाद भी पैदा होता है, अराजकता पैदा होती है, गुंडागिर्दी पैदा होती है, गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जे की दुष्प्रवृत्ति भी वहीं से प्रारंभ होती है। अब जो नीति पश्चिम बंगाल में चल गई, जो असम में चल गई, अगर वही उत्तर प्रदेश में ठीक वैसे ही चलती है, जात पात से हटकर एक हिंदुत्व के अम्ब्रेला के अंतर्गत आकर अगर वोट करता है तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी योगी आदित्यनाथ ही होने जा रहे हैं। हर्षवर्धन जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर वही पैटर्न यहां दोहराया जाता है तो वो आंकड़ा 300 प्लस का भी हो सकता है, और ऐसा भी नहीं कि इससे पहले बीजेपी ने हासिल नहीं किया है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि पैटर्न की बात न करें। उत्तर प्रदेश में तो 2 बार की सरकार पहले ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम में गया है। उत्तर प्रदेश को हमने देखा कि वो मॉडल आगे जाएगा या नहीं जाएगा। गया है। दूसरा, क्या भारतीय जनता पार्टी इस वक्त चुनाव हो तो सरकार बना सकती है? मुझे कोई संदेह नहीं दिखता। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं? मुझे ढेर सारे संदेह दिखते हैं। अब आपको लगे कि एक लाइन में दोनों बात बोल दी, ऐसे कैसे है? अब हम तो अभी लखनऊ से ही वापस आए। जिस तरह की स्थितियां हैं विद इन गवर्नमेंट, और अभी भी सरकार और संगठन के बीच में सब कुछ सामान्य नहीं है। अभी तक इस सरकार के निगम और आयोग, खत्म होने जा रही योगी सरकार, और अभी तक निगम आयोग की पूरी नियुक्ति नहीं हो पाई। अब जिम्मेदार मुख्यमंत्री जी हैं, संगठन है, कौन है ये ईश्वर जाने। लेकिन हां, ये जरूर है कि पिछले कुछ समय में करने की कोशिश हो रही है। जैसे जो एक्सटेंशन किया गया, ये जातीय तौर पर कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उनके विभाग नहीं बांट पाए। पता चला कि आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कौन सा विभाग किसको मिले। जो मंत्री जी लोग हैं उसमें से एक उप मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि मेरा कमजोर विभाग हो गया था, जो पहले वाला विभाग था पीडब्ल्यूडी, वो फिर से मिल जाए। तो ये सब भी मारामारी चल रही। लेकिन इस सब के बावजूद विपक्ष जिस तरह की लड़ाई लड़नी चाहिए वो नहीं लड़ता दिख रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को एज मिलता है। दूसरा, योगी आदित्यनाथ भगवाधारी हैं, वो साधु हैं, सन्यासी हैं, हिंदू संत के तौर पर हैं, तो उसका भी उनको लाभ मिलता है। और उसमें विशेष करके जो राजनीति चल रही है, जब आप वही वाली राजनीति करते हैं कि एक तरह से एक वर्ग एकजुट होता दिखता है, तो उसकी प्रतिक्रिया में दूसरा वर्ग भी एकजुट होता है। इन सब को मिलाकर कहें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर दिखती है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, संगठन के कील कांटे बहुत दुरुस्त करने की जरूरत है। हालांकि मेरी जो जानकारी है कि पंकज चौधरी अपनी उस टीम में इसका बहुत विशेष ख्याल रख रहे हैं। 45 से 55 के नौजवान जो काम कर सके उत्तर प्रदेश में, उनको नई टीम में लाने की कोशिश भी हो रही है। विजय जी, आपका क्या मानना है कि अगर मैं टीम की भी बात कर लूं, दिल्ली की टीम, यूपी की टीम मिलकर काम करती है, जॉइंट ऑपरेशन होता है, तब तो सक्सेस रेट 300 प्लस का हो सकता है। तो क्या ये हो रहा है? सवाल ये है। ये होता तो हो ही जाता, मतलब सक्सेस रेट बढ़ने की कोई दिक्कत नहीं होती यदि दोनों लोग मिलकर कर रहे होते। अभी हरजी तो उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से जानते हैं और लखनऊ से भी लौटे हैं, तो अभी तो लखनऊ के कील कांटे ठीक नहीं हुए, दिल्ली में कहाँ आ पा रहे हैं। पहले वो स्टेशन पर, तो प्लेटफॉर्म पर गाड़ी ठीक हो जाए, उसके डब्बे ठीक हों, उस पर काम होना चाहिए। और कितने समय में कितना काम, और ऐसा भी होता है, इतना बड़ा संगठन होता तो आप सोचे कि 100% सब कुछ हो गया, सबको सेटिस्फाइड कर दिया, वो नहीं होता। और जब भी चुनाव होते हैं, पिछली बार के भी चुनाव हम देख रहे थे, 2022 में भी यही सारी एक्सरसाइज हो रही थी केशव प्रसाद मौर्य जी को लेकर और लोगों को लेकर। तो कितना सुधर सकता है, और ये तो अब करना ही चाहिए। पंकज चौधरी को करना का मतलब कोशिश करनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता, जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष 50 साल से कम का हो, उसमें प्रदेश की जो यूनिट है उसको तो
यंग लोगों के साथ लाना ही चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैं, और योगी जी ने अभी, जैसे समीर जी ने भी कहा कि वो मॉडल तो बंगाल और असम पहुंच गया, और उनकी खुद की योगी जी की सक्सेस रेट रैलियों में 80% 90% रही है, तो उससे शायद बड़ा फायदा उनको हो जाए। लेकिन मुझे नहीं समझ आया, जब वो जाति और परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो क्या वो ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, इन सब के खिलाफ भाषण दे रही है? अब ये तो वही बताएंगे सर। रक्षा की बात हो, स्टार्टअप की बात हो, सेमीकंडक्टर की बात हो, भारत की विदेश नीति की बात हो, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात हो, वो तमाम बातें जो हैं नीदरलैंड्स में उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कही है। और नीदरलैंड्स भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। संगीत रागी जी, भारतीयों का विश्वास ना मुझे रुकने देता है ना झुकने देता है, ये बात सही है। जैसी वैश्विक परिस्थिति है, जैसी हॉर्मुज की स्थिति बनी हुई है, क्राइसिस में एनर्जी का संकट है, पर ये भारतीयों का विश्वास है जो उनके साथ खड़ा है। देखिए, मैं सोच रहा था कि प्रधानमंत्री जी नीदरलैंड क्यों गए और यूएई क्यों गए इस क्राइसिस के अंदर। तो थोड़ा डेटा खंगालने की कोशिश किया, तब पता लगा कि जो यूएई है वो हमारा सेकंड बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, और नीदरलैंड संभवतः चौथा बड़ा या तीसरा बड़ा सबसे एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। करीब 5.6% और टोटल जो हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो नीदरलैंड को होता है। तो ये मुझे जानकारी नहीं थी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री की यात्रा शुरू हुई तो उसी आधार पर हमने देखना शुरू किया कि प्रधानमंत्री आखिर यहाँ पर ही क्यों गए। और स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री की जो यात्रा है वो इस क्राइसिस के दरमियान जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के बहुत इम्पोर्टेंट था। पश्चिमी एशिया के अंदर जो है वो यूएई के साथ संबंधों को अपना प्रगाढ़ करना था, और जैसा कि आपने शुरू में कहा था और जिक्र किया था कि भाई एक बैलेंस करने की बात थी कि कैसे इनको बैलेंस किया जाए। जब हम यूरोप में प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं तो यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड की बात को संदर्भ में ध्यान में रखते हुए तो नीदरलैंड एक बड़ा डेस्टिनेशन हमारा बन जाता है। उसका इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ बहुत है, और सेमीकंडक्टर और इन सब सारी चीज़ों को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के जो है वो प्रधानमंत्री जब इंडियन डायस्पोरा को आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री की जितनी विदेश यात्राएं होती हैं लगभग वो सभी जगह उनका एक संवाद इंडियन डायस्पोरा के साथ होता है। ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जो चाइनीज डायस्पोरा था वो दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव डायस्पोरा माना जाता है जी। और इंडियन डायस्पोरा एक ढंग से पहले बहुत इनएक्टिव हुआ करते थे। एक गोपियों करके संस्थान हुआ करती थी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित संस्थान होते हैं। 1993 की एक बैठक थी यहीं दिल्ली के ताज होटल में, पहली बार उससे मेरा परिचय हुआ था 1993 में, जब अगस्त वगैरह के महीने में यहीं पर गोपियों। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो अप्रवासी भारतीय दिवस वगैरह मनाया जाने लगा, और नरेंद्र मोदी ने उस चीज़ को गति दी है। और आपको ध्यान में होगा, हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि हमारे ऊपर, और प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया था कि हमारे ऊपर इतना सैंक्शन लगा पोखरण के बाद, लेकिन वो इंडियन डायस्पोरा तो जो आपके साथ आकर के खड़ा हुआ और कहा कि आपको जो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, करेंसी की, हम हर तरीके से इंडियन डायस्पोरा मदद करने के लिए तैयार हुआ। आज भी प्रधानमंत्री यदि जा रहे हैं तो इंडियन डायस्पोरा को कहीं ना कहीं से वो प्रेरित करने के लिए जा रहे हैं। ये क्राइसिस का वक्त है, और क्राइसिस में कितना भारत को मदद की जा सकती है उनके द्वारा से, और इस क्राइसिस में यूएई भारत के लिए कितना बड़ा पार्टनर बनकर साबित हुआ है, उससे जुड़ी हुई खबर आपके सामने रख दूं। संयुक्त अरब अमीरात नीदरलैंड जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई गए थे। वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से उन्होंने मुलाकात की, और दोनों नेताओं की बातचीत के बाद भारत और यूएई के बीच स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन हुआ। इस समझौते के तहत भारत और यूएई डिफेंस सेक्टर, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इनोवेशन के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा यूएई भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ाने में भी मदद करेगा। ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व मौजूदा संकट जैसी मुश्किलों में भारत के लिए मददगार साबित होगा। अब कैसे होगा वो आप समझिए। यूएई ने भारत को एलपीजी के लॉन्ग टर्म सप्लाई का वादा किया है। दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई का समझौता हुआ। यूएई ने भारत में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का भी ऐलान किया। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो यह है जो एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर डील हुई, इसमें सबसे ज्यादा अहम है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बढ़ाने को लेकर।
आखिर ये पेट्रोलियम स्ट्रैटेजिक रिजर्व होता क्या है, ये आपको पहले बता दें कि जब युद्ध की परिस्थिति होती है, कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, ऐसी परिस्थिति में क्रूड ऑयल का एक विशाल भूमिगत भंडार जो दूसरे देश से कम कीमत पर खरीदकर स्टोर किया जाता है, इसे आप स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व कह सकते हैं, जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय भी तेल की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रहे। तो भारत में जो इस वक्त विशाखापट्टनम, मैंगलुरु, पादुर और जो कुल क्षमता जो है, जो हम आपको बता रहे हैं 5.33 मिलियन मीट्रिक टन की ये हमारी कुल क्षमता है, हमारे पास पेट्रोलियम ऑयल रिजर्व है स्ट्रैटेजिक, ये और बढ़ने जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूएई के साथ इस पर भी समझौता हो गया है। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए विजय जी कि ये डील इतनी महत्वपूर्ण है कि यूएई अपना तेल जो है वो भारत में रखेगा स्ट्रैटेजिक रिजर्व के तौर पर। भारत इसे इस्तेमाल कर सकता है जब उसे जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, इसके रख रखाव इसको क्योंकि हमारे पास रखा जा रहा है तो इसका मेंटेनेंस सब कुछ यूएई ही वहन करेगा, इसका खर्च। ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे यूएई को लेकर, भारत और यूएई के रिश्ते पर बड़ा काम हुआ है और एक विश्वास है। और ये जो आप स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हमारा कितना है वो सब है, लेकिन जो यूएई ने अपना तेल स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पर भारत में रखना, ये विश्वास को बताता है, ये ट्रस्ट की बात है। बिल्कुल। मतलब इसको दूसरे तरीके से हम लोग कितना कर रहे हैं, वो कितना कर रहे हैं, एलपीजी कितना बेच रहे हैं, लेकिन आप अपना रिजर्व आपके यहाँ पर रख रहे हो। और ये उस समय महत्वपूर्ण है जब आप यदि दुनिया में देखें तो अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने 2-4 दिन पहले जिक्र किया गोल्ड को लेकर जी, तो गोल्ड को लेकर क्या हुआ, पूरी दुनिया में गोल्ड का ज़्यादातर रिजर्व यूएस में रखा जाता है, दुनिया भर के देशों का। अभी तक ऐसा हो रहा था कि दुनिया भर के देशों का गोल्ड रिजर्व और डॉलर्स मोटे तौर पे यूएस में ज़्यादातर रखा जा रहा। और अब दुनिया भर के देश, भारत समेत, चाइना, भारत और जो देश हैं, रशिया, उन्होंने वहाँ से अपना रिजर्व, गोल्ड का रिजर्व वापस अपने यहाँ ले लिया। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट है, समझ रहे हैं आप। तो इन दोनों चीज़ों का आप कंपेयर करके देखिए कि कोई अपना ऑयल रिजर्व भी आपके यहाँ रख रहा हो और एक आपका जो रिजर्व है वो आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हो, तो ये भी एक रिश्तों का एक बड़ा बदलाव यहाँ पर कि भारत एक सुरक्षित स्थान है। ये उसी की बात अपने है। प्रॉपर्टी के पेपर आपके पास रख रहा है। हाँ, प्रॉपर्टी पेपर आपके पास रख रहा है, ऐसा होता है। हम तो अपना मतलब कोई भी चीज कैसे करते हैं कि भाई हम यहाँ से भी जाएं तो एक कहेंगे आप रख लीजिए मीनाक्षी, तो इसका मतलब है कि आप पर भरोसा है कि आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो ये एक ट्रस्ट जो है दोनों देशों के बीच में हुआ है। सर आप बताइए कि मैं रख लूंगा सर कोई भी। अरे सर उन्होंने मेरा नाम लिया है लेकिन इस खबर नेदरलैंड पर एक और इम्पोर्टेंट बात करना, ये तो इम्पोर्टेंट है, नेदरलैंड में अभी प्रधानमंत्री बोल रहे थे बगल में होने का फायदा मत उठाइए, हम दो लोग भी इधर हैं। सर मैं बीच में हूँ। तो उसमें प्रधानमंत्री ने एक इंटरेस्टिंग बात कही, आज की तारीख में वैसे ही याद कर रहा था कि 16 मई प्रधानमंत्री ने भी वहाँ पर याद किया जी अभी उस भाषण में कि 16 मई 2014 को रिजल्ट आए थे लोकसभा के, और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी पहली बार, मतलब एक बड़े बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ। उसको प्रधानमंत्री याद कर रहे थे। अब नेदरलैंड से और भारत के रिश्तों में क्या है कि जो हमारा सबसे बड़ा फोकस वहां पर है वो है चिप को लेकर और सेमीकंडक्टर को लेकर, जो आज की सबसे बड़ी जरूरत है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो हम ट्रेड नेदरलैंड के साथ कर रहे हैं, उसमें यदि सेमीकंडक्टर्स आ जाते हैं और नेदरलैंड तैयार है हमें इन्वेस्ट करने के लिए भी, तो वहाँ का भारत और नेदरलैंड का एक रिश्ता लंबे समय से रहा है। डच जो सर बातें इतनी सारी थी करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन भी महत्वपूर्ण था, लेकिन आज कहानी कुर्सी की में इतना ही।